भारत पहले फिलिस्तीन के साथ था। भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि जमीन छीनने वाले इजराइल के साथ भारत किसी भी हाल में खड़ा नहीं होगा। अटल का दौर बदला और भारत भी बदल गया। अब भारत इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल बना कैसे? कैसे फिलिस्तीन की जमीन पर शरणार्थी बनकर के आया और फिलिस्तीन को ही निकल गया? यहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल की वॉर खत्म नहीं हो रही है और वहाँ पर कुछ लोग इसी मुद्दे को लेकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। मानता हूँ कि हमले दोनों तरफ से हुए और पहले हमला हमास ने किया, पर वो लोग कहाँ थे जो अब कह रहे हैं कि इजराइल के पर इतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल के पर उतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल के साथ गलत हुआ। पर जब जब इजराइल के जवान मस्जिद में घुसकर वहाँ के फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार हमला कर रहे थे, तब ये मीडिया कहाँ थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और ये लोग किस वजह से फिलिस्तीनियों को गलत कह रहे हैं? भाई जब वो उनके देश में कोई घुसा है तो जाहिर सी बात है वो विरोध ज़रूर करेंगे वहाँ से उनको हटाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे घर में घुसा है और वो उनको हमने रहने की जगह दी और हम कहेंगे बाद में जाने के लिए और वो नहीं जाना चाहे और वो हमारे घर में कब्जा करना चाहे तो हम क्या उन्हें कब्जा करने देंगे? नहीं देंगे। बस यही हाल कुछ इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर है, पर मीडिया तो कुछ और ही दिखा रही है। हर पहलू के दो रुख होते हैं, पर मीडिया एक ही रुख ज़्यादा करके हाईलाइट करके दिखा रही है। आज हम आपके सामने ऐसी ही वीडियो पेश करेंगे जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्रज्ञा मिश्रा की ये वीडियो जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सही तरीके से पूरा क्लियर किया इस माजरे को। तो आइए पहले हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय होती है या आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले हम देखेंगे इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारी आगे की गुफ्तगू है हम उसे करेंगे कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, भारत पहले फिलिस्तीन के साथ था। भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि जमीन छीनने वाले इजराइल के साथ भारत किसी भी हाल में खड़ा नहीं होगा। अटल का दौर बदला और भारत भी बदल गया। अब भारत इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल बना कैसे? कैसे फिलिस्तीन की जमीन पर शरणार्थी बनकर के आया और फिलिस्तीन को ही निकल गया? आज के हमारे वीडियो का फोकस इस बात पर रहेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन कैसे छीन ली और कैसे अमेरिका से गलबहियां करके देश की मान्यता ले ली और कैसे इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। तो दोस्तों बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं जिससे पूरी बात आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए। दोस्तों भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले फिलिस्तीन को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपनी पवित्र जगह मानते हैं। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य ने 4 सदी से भी ज्यादा लंबे वक्त तक फिलिस्तीन पर राज किया। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इसे पहला आलिया कहा गया। आलिया यहूदियों के दूसरे देशों से पलायन को कहा जाता है। यह पलायन साल 1881 में यूरोप में हो रहे नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। इसके बाद 1904 से 1914 के बीच दूसरा आलिया यानी पलायन शुरू हो गया और यह पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। हजारों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में आकर के बसने लगे। इस बीच यानी 1904 से 1914 के बीच ही चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है। ये वहां के जाफा इलाके में एक कंपनी बनाता है जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है जिससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाती है। इसके बाद मिर्ज बन आमेर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यहूदियों का पलायन तेज हुआ तो 1909 में पहले यहूदी शहर तेल अवीव की स्थापना हुई। इन सब के बीच ही पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। विश्व युद्ध चल ही रहा था कि उस दौरान 1917 में ब्रिटेन में विदेश सचिव आर्थर बॉलफोर्ड ने ब्रिटेन के एक यहूदी नेता लॉर्ड राथचाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। इसे बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस चिट्ठी में बॉलफोर्ड ने यहूदियों को फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली थी। इसके साथ ही फिलिस्तीन इलाके में यहूदी राज्य की बड़े स्तर पर नींव पड़ गई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के खाड़ी देशों का बंटवारा कर लिया। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इराक और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ये सब कुछ लीग ऑफ नेशंस की देखरेख में हुआ। मतलब जब यूएन नहीं था
तब लीग ऑफ नेशंस काम करता था और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय पंचायतें हुआ करती थी। दोस्तों, आप ये कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होंगे कि अच्छा कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन, या फिर इजराइल कैसे बना, वो सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिलिस्तीन अंग्रेजों का गुलाम था। फिलिस्तीन पर पहले विश्व युद्ध के बाद अगले 10 सालों में लगभग 1 लाख यहूदी फिलिस्तीन में बसने के लिए चले आए। अब नतीजा ये हुआ कि 1936 से 1939 के बीच अरब में विद्रोह हो गया, और ये विद्रोह मुस्लिमों ने किया, क्योंकि वो अपने देश में घुसे चले आ रहे यहूदियों की खिलाफत कर रहे थे। यूरोप से जान बचाकर भागे यहूदी इस संघर्ष में लड़े। यहूदियों को लगा कि हर जगह पर हम पीटे जा रहे हैं, कब तक पीटते रहेंगे। इस संघर्ष में हजारों लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1939 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के आने पर रोक लगा दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के खिलाफ जमकर अत्याचार हुए, चुन चुन कर यहूदियों को मारा जाने लगा। यह अत्याचार हिटलर की नाजी सेना कर रही थी। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए यहूदियों ने फिर भागना तो शुरू किया, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क उन्हें अपने यहाँ शरण देने से बच रहे थे। फिर जगह कहाँ मिली जानते हैं? फिर जगह मिली फिलिस्तीन में। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब गुपचुप तरीके से एक आलिया भट्ट नाम से एक आंदोलन भी चल रहा था। इसके जरिए यहूदियों को गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 30% से ज्यादा हो गई थी। अलग यहूदी राष्ट्र की मांग होने लगी। यहूदियों के लिए वैसे तो अलग देश की मांग लंबे समय से हो ही रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के नरसंहार के बाद यह मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। ब्रिटेन ने यहूदी और अरब प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यहूदी फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में बांटने की मांग पर अड़े थे, जबकि अरब इसके खिलाफ में था। 15 मई 1947 को ब्रिटेन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के पास भेज दिया। सितंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में एक अरब मुल्क और एक यहूदी देश की बात थी। 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया और 44% हिस्सा इजराइल को दिया गया, जबकि यरूशलेम के 8% हिस्से की जमीन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के हिस्से में थी। दिसंबर 1947 में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को वो यहां से चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद यहूदी विद्रोह संगठनों की कार्रवाई में 2.5 लाख से ज्यादा अरबों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। ब्रिटिश शासकों के लौटने के एक दिन पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियो ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान किया। उन्होंने इसे इजराइल नाम दिया। इजराइल के गठन के एक दिन के बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। दोस्तों, अरब और इजरायली सेना के बीच लगभग 1 साल तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 1949 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच अस्थायी बॉर्डर बनी। इसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। सीज फायर की घोषणा से पहले तक जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, जिसमें पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा भी शामिल था, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक यरूशलेम और जॉर्डन के पूर्वी इलाके में पड़ता है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही इसे अपनी राजधानी बताते हैं। गाजा पट्टी की 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा इजराइल से लगती है। 1967 की लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन साल 2005 में उसने अपना दावा छोड़ दिया था। इसके उलट वेस्ट बैंक पर अभी भी फिलिस्तीनियों का कब्जा है। गाजा पट्टी फिलहाल हमास के नियंत्रण में है। इजराइल हमास को फिलिस्तीन का आतंकी संगठन मानता है। आज की तारीख में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को धार्मिक चश्मे से दिखाया जा रहा है। इतने सालों में फिलिस्तीन के साथ अन्याय का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि 1949 में इजराइल को तो अमेरिका के सपोर्ट से एक देश की मान्यता मिल गई थी, लेकिन फिलिस्तीन को नहीं मिली थी, जबकि बंटवारा यूएन ने ही किया था। इजराइल की 2 राजधानियां हैं, तेल अवीव और यरूशलेम। यरूशलेम को इजराइल की राष्ट्रीय राजधानी की मान्यता नहीं थी, लेकिन ट्रंप ने यरूशलेम को भी इजराइल की राजधानी की मान्यता दे दी थी। अब यहाँ पर वो कहावत फिट बैठती है कि जब सैया भाई कोतवाल तब डर काहेगा। दोस्तों, अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। जब अमेरिका ने ही घोषित कर रखा है तो सब उसे आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन हमास और फिलिस्तीन ऐसा नहीं मानते। अरब देश ऐसा नहीं मानते। हमास फिलिस्तीन में चुनाव लड़ता है और फिलिस्तीन की अघोषित आर्मी होने का दावा करता है। मामला यहाँ पर अटक जाता है कि जिस तरह का सपोर्ट अमेरिका इजराइल का करता है, उस तरह का सपोर्ट अरब देश फिलिस्तीन का नहीं करते हैं। अरब देश ऊपरी मन के साथ फिलिस्तीन का साथ देते हैं।
आपको क्या लगता है कि हमास के पास इतने रॉकेट कहां से आ गए कि 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दाग डाली? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस रिसर्च वीडियो में आपको जो चीज़ें पसंद आई होंगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करके बताइए। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, अब आपको पता चले गया होगा कि कौन गलत है और कौन सही है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे तो यही लगा है कि अभी तक फिलिस्तीन ही सही है। भाई, वो अपने ही देश की, अपनी ही ज़मीन की हक के लिए लड़ाई कर रहा है। ये लड़ाई बरसों से चली आ रही है, जिसमें नतीजा क्या निकला कि हर बार फिलिस्तीन हार गई है। क्योंकि अब जो मीडिया दिखा रही है, इससे ये साबित होता है कि इजराइल सही है, बट ये पूरी सच्चाई थी फिलिस्तीनियों की। अब इससे ये पता चलता है कि अत्याचार आखिर हो किस पर है, इजराइल पर या फिलिस्तीन पर। ये तो कोई भी बता सकता है। आप लोगों की क्या राय होगी इसको लेकर कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, अटल जी की सरकार में उस वक्त इंडिया फिलिस्तीन का साथ दिया करता था, और आज की मौजूदा सरकार में हम इंडिया जो है इजराइल का साथ दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है ये तो वही जानते होंगे। यहाँ पर अगर बात सही और गलत की होती है तो यहाँ पर फिलिस्तीन सही है और इजराइल जो कि गलत। जैसे कि आपने देखा कि इजराइल को पनाह दी थी फिलिस्तीन में रहने के लिए, उन्हें पनाह देने के बाद इजराइलों ने उसी पर कब्जा कर लिया, और आज वो उससे अपनी कंट्री कह रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को करता यहीं पर ख़त्म। आपको वीडियो सही लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। फिलहाल इस वीडियो को करता यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने घर वाले का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।